हम क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, है ना। क्लोरोफिल ए और बी का जो केमिकल फॉर्मूला है ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं और बनेंगे। डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड पायरोल रिंग के पास, और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल बी में, बस इतना डिफरेंस है। अब ये हमें दो चीजें समझनी होंगी, जैसे ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्लोरोफिल ए का है, ये इसका इतना हिस्सा इसको हम बोलते हैं पायरोल रिंग। ये क्या है, पायरोल रिंग। उसके बाद ये कार्बन की जो चेन है इसको बोला जाता है फाइटोल टेल। इसके ये 4 रिंग से बना हुआ है, ये आपका पायरोल जो रिंग है, इसमें जिसका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, मैग्नीशियम। ये ध्यान रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपन हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, आयरन, ठीक है। तो ऐसे क्लोरोफिल का सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, तो मैग्नीशियम। एक क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जो आप रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर द पायरोल रिंग्स। ये 4 हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 4 पायरोल रिंग से बना हुआ ये आपका पायरोल रिंग कहा जाता है। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, सेकेंड पायरोल रिंग पर जब क्लोरोफिल ए है तो मिथाइल है, यहाँ पे ही आप CHO लगा दो तो क्लोरोफिल बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी। इतने का डिफरेंस है और सब कुछ सेम होता है। ये फाइटोल टेल है, ये पायरोल रिंग है। अब इसको अगर मैं बनाऊं, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। ये अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पायरोल रिंग, और ये फाइटोल टेल। जब हमारा कोई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसमें अगर मैंने ये बना दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही पिगमेंट के मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल का जो एक ए या बी जो भी है, ऐसे आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पे अब देखो इनका पिक्चर, ये बीच बीच में आपको कुछ ऐसा दिखाया गया है, ये वाला डायग्राम, यहां ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो पिगमेंट इसी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसी ये कौन सी मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाता है पिगमेंट का लोकेशन क्या है, साइट क्या, कहां प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड कहां, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा जो हमारा पिगमेंट का ग्रुप है, अब ये क्लोरोफिल ए और बी के लिए हमने बात कर ली थी, कलर की बात कर ली थी, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। इनका देखो लेंथ भी दिया है 20 एंगस्ट्रॉम फाइटोल टेल का, है ना। और उसके बाद दूसरा जो ग्रुप था पिगमेंट का, दैट इज द कैरोटिनोइड्स। कैरोटिनोइड्स 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटिनोइड्स का नाम आपने बहुत बार सुना हुआ है, ठीक है। इसमें इनका पोरफायरिन हेड, इनका जो साइज है वो 15 by 15 एंगस्ट्रॉम। ये इनका जो पायरोल रिंग का है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। इनका नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, जबकि क्लोरोफिल्स का हाइड्रोफोबिक। इनका फाइटोल टेल लगभग इतने 20 कार्बन का बना होता है, 20 कार्बन होते हैं, साइज वही 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है इनका, ये वाटर हीटिंग वाले हिस्से हैं। और देखो इसमें भी मेम्ब्रेन में भी जब अरेंज होते हैं तो हेड इनका जो पायरोल रिंग है वो इधर बाहर की तरफ और ये टेल अंदर की तरफ होता है। और हमने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में भी यही देखा था। ये हेड कैसा होता है, पोलर होता है, टेल नॉन पोलर होता है ना। एंड रिमेन एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। ये टेल है, ये टॉल नहीं है, टेल रिमेन एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। जो उनका टेल होता है वो बाइलेयर में ही धसा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस कैसे होती है ये आप ध्यान से देख लो, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ बनता है, कैसे बनता है क्लोरोफिल के लिए। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए भी लाइट चाहिए, ये लाइट की प्रेजेंस में ही सिंथेसाइज होता है। अब सिंथेसिस क्लोरोफिल का होना है तो कोई रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ये आप यहां देखो, सक्सिनिल कोएंजाइम ए इतना लिखा हुआ है। ये दैट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ
ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस में कई मेटाबॉलिक पाथवे में ये आपको कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा। जब हम आगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आप देखोगे। सक्सेनिल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन आपने पढ़ रखा है, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है ना। ये सक्सेनिल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन मिलकर बनाते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, दैट इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द क्लोरोफिल। ये इनएक्टिव फॉर्म है, अभी ये एक्टिव नहीं है, ये अपना रोल नहीं प्ले कर सकता, ये फंक्शन नहीं कर सकता। मतलब जो हमने क्लोरोफिल का देखा है कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो अभी नहीं कर सकता। जब इसको लाइट मिलता है H+ आयन की प्रेजेंस में, देन इट कन्वर्ट्स इनटू क्लोरोफिल। अब ये हमारा एक्टिव फॉर्म है और ये अपना काम जो इनका है कैरेक्टरिस्टिक्स वो रोल प्ले करेंगे। इनकी सिंथेसिस के लिए ये जो रिएक्शन है इसके लिए आयरन का होना जरूरी है। इसलिए देखो हमारे प्लांट को सॉइल में आयरन सप्लाई भी बहुत जरूरी, हम ध्यान रखते हैं किसान की आयरन सप्लाई, आयरन की कमी ना हो जाए। ठीक है। क्लोरोफिल सी जो हम टाइप की बात कर रहे हैं, ए और बी के तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर। सी की बात करें, सी में फाइटोल टेल नहीं होता, सिर्फ पायरोल रिंग होता है। टेल वाला हिस्सा हटा दो। कौन सा पार्ट? ये हिस्सा आप जो 20 एंगस्ट्रॉम का आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है ना, 20 कार्बन का, ये पार्ट आप हटा दो। सिर्फ ये पायरोल रिंग होता है, फाइटोल टेल नहीं होता। तो एक 3 पिगमेंट्स का आपका कहानी यहीं पे हो गया खत्म। अब कैरोटीनॉइड्स का देखो। कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो कलर होते हैं, मतलब येलो का जितना भी शेड होता है, आप डार्क येलो टू जो भी आप लाइट से डार्क की तरफ ले जाओ तो सारे इनका येलो ऑरेंज कलर तक होते हैं। एंड ये आपको क्रोमोप्लास्ट में मिलेगा। प्लास्टिड के 3 टाइप पढ़े थे, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं होंगे, ये कहां होंगे? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस हमने पढ़ी थी। कहां कहां मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट? प्लांट के किस हिस्से में, किस ऑर्गन में? फ्लावर में, राइपेंड फ्रूट्स में, और कोई हिस्सा नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे ये आपको, जैसे आपका ये हाईवेज पे जो आपका प्लांट लगा हुआ है, कुछ के लीफ में भी होता है जिसकी कलर्ड लीफ देखने को मिलती है ना, वो हमें लगता है फ्लावर है बट वो फ्लावर नहीं है। एंड अकर्स अलोंग विद द क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल के साथ है। मेनली अगर हमें आपको क्रोमो इनका कैरोटीनॉइड्स का कलर समझना है कैसा होता है, तो फ्लावर देखो और फ्रूट्स देखो। क्लोरोफिल के साथ ये अपना कलर नहीं दे सकते। क्लोरोफिल के साथ ये क्लोरोफिल का जो ग्रीन का जो शेड है वो अलग अलग आता है। इसलिए आप देखो तो ग्रीन के भी अलग, हर प्लांट का अपना एक शेड होता है। वो इनके अमाउंट, कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड का अमाउंट कितना कम ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक। These pigments are universal in occurrence, मतलब सभी प्लांट्स में है, बस यू बैक्टीरिया को छोड़ दो। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, वो हमने पहले ही देख लिया है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, है ना। एंड केमिकली दे आर द टर्पीन्स। टर्पीन क्या होता है ये आप फॉर्मूला देखो, CH डबल बॉन्ड CH एंड दीज आर द, इसका आप पॉलीमर जो कहा जाता है दैट इज अ टर्पीन, एक हाइड्रोकार्बन है, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्पीन। इन्हीं के ये डेरिवेटिव्स होते हैं एंड मोस्ट स्टेबल पिगमेंट है, सबसे ज्यादा स्टेबल पिगमेंट यही माना जाता है। एंड इसके लिए लाइट नहीं चाहिए होता है इसकी सिंथेसिस के लिए, क्योंकि टर्पीन का डेरिवेटिव है तो टर्पीन है, तो उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है। एंड हाइड्रोकार्बन्स है एंड इनमें कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेशन आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में भी, कॉन्जुगेशन कब बोला जाता है? जब सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो, मतलब कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक कॉन्जुगेटेड मैनर में यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कैरोटीनॉइड्स के 2 टाइप। अब कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन की बात करें तो येलो ऑरेंज इन कलर, हाइड्रोकार्बन है, ये इनका फॉर्मूला C40H56, मतलब 40 कार्बन का एक चेन है बस, है ना। इन 3 टाइप के अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन होते हैं, ये कुछ इनका स्ट्रक्चर है। और कंटेनिंग, ये डेरिवेटिव है वही कैरोटीन का ही, जेंथोफिल भी, और इनका फॉर्मूला यहाँ पे बस
यहाँ इस फॉर्मूले में आप ऑक्सीजन ऐड कर दो बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, सारा कुछ वही है। ठीक है, इसके कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे ल्यूटिन एंड फ्यूकाजेंथिन, दो जेंथोफिल्स के नाम है। अब इनके फंक्शन देखो, ये आपके काम आएंगे, इसकी जरूरत आपको थी। ये एसेसरी पिगमेंट है। अब देखो यहाँ पे एक हमने पढ़ा था क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के लिए हमने बोला था कि यूनिवर्सल पिगमेंट है, और उसके साथ क्लोरोफिल जब बी की बात हुई थी तो हमने इसका एसेसरी पिगमेंट बोला था। ठीक है, अब यहां फिर से हम कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो कैरोटीनॉइड्स भी किसकी कैटेगरी का है? क्लोरोफिल बी के जैसा ही है, जो असिस्ट करता है किसको? मेन पिगमेंट दैट इज अ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसको क्लोरोफिल बी और जितने भी पिगमेंट्स हैं सारे असिस्ट करते हैं। एक एसेसरी पिगमेंट है एंड मोर एफिशिएंट, जिससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हो सके, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे अपन बात करें क्लोरोफिल ए, इनको एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है। अब वो वेवलेंथ याद करना शुरू करो। इनको वेवलेंथ चाहिए होता है 700 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ, या फिर 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट चाहिए होती है। तो इससे कम ज्यादा हमने विजिबल स्पेक्ट्रम कितना देखा था? 400 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ हमने देखी थी। तो जो इसके आसपास की वेवलेंथ की लाइट है उनको ये एब्जॉर्ब करके मेन पिगमेंट तक पहुंचाते हैं, जिससे एफिशिएंसी फोटोसिंथेसिस की बढ़ जाती है। कैसे? वो अभी आगे हम जब फोटो सिस्टम ये सब समझेंगे तब क्लियर होगा। क्लोरोफिल ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को, किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि लाइट फोटो जो केमिकल है, जो मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए भी एक मॉलिक्यूल है, उसको ऑक्सीडाइज करा दे। उससे बचाता है कि क्लोरोफिल ए जो सेंटर पिगमेंट है ना, उसको ऑक्सीडाइज ना होने दिया जाए, ना होने पाए। इसलिए इनके चारों तरफ जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो उनको बचा के रखते हैं हाई इंटेंसिटी की लाइट से। किससे? हाई इंटेंसिटी की लाइट से, टेम्परेचर से। तो जो मान लो कि ये रिएक्शन सेंटर है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए ये वाला पिगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मेन पिगमेंट है, तो उसके चारों तरफ जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं तो इसको ऑक्सीडाइज होने से भी बचाएंगे, लाइट, टेम्परेचर, इन सब से। एंड ये अपना क्या करता है? प्रोटेक्ट फोटोसिंथेटिक मशीनरी बाय कन्वर्टिंग लीथल नेसेंट ऑक्सीजन। ये हमने देख लिया था, जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तो क्या बनता है? H+ आयन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, प्लस इसके साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। एटॉमिक फॉर्म किसी भी एलिमेंट का होता है दैट इज अ हाईली रिएक्टिव, और ये नेसेंट ऑक्सीजन भी सेम एक एटॉमिक फॉर्म है, ये भी बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। या हम इसको बोलें तो अगर ये पिगमेंट के आसपास रहा, क्योंकि ये इवॉल्व होता है लाइट रिएक्शन में, तो पिगमेंट के पास ही होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल इसके आसपास ही होते हैं, तो पिगमेंट को ये डिस्ट्रक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए इस नेसेंट ऑक्सीजन को एक स्टेबल या फिर बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम यही आपका जेंथोफिल करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? यहां हमने देखा जेंथोफिल में ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, ये फ्री ऑक्सीजन बनता है, इनका डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब ये 2 ऑक्सीजन के एटम से जुड़ा एंड देन फिर से जेंथोफिल फ्री ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये तो लीथल नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर सकता है, तो एटॉमिक फॉर्म का जो ऑक्सीजन है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? ये एक अच्छा सवाल है, दैट इज अ जेंथोफिल। कौन कन्वर्ट करता है? जेंथोफिल। जब हम फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पे जाएंगे और फिर से ये देखेंगे, आपके दिमाग में यही आएगा कि भाई ये नेसेंट ऑक्सीजन को कौन कन्वर्ट करता है, कहाँ जाता है? यहाँ ये भी तो सारा कुछ मॉलिक्यूल ही है। नेसेंट ऑक्सीजन उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, लेकिन नहीं करने दिया जाता। क्यों? क्योंकि जेंथोफिल का काम यही है कि उस नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करो, नहीं तो सारा सिस्टम बर्बाद कर देगा। एंड अब ये आपके काम की चीज है। बीटा कैरोटीन एक प्रिकर्सर है विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है?
अरे सबने सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आंख से प्रॉब्लम होती है, आंख में आपको दिक्कतें हो जाती हैं बहुत सारी दिखने में। और विटामिन ए का जब आंख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पुराने टाइम से कहते आ रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, कैरेट, अभी जो टाइम चल रहा है। और जो उस कैरेट का पिगमेंट है, जो कलर है, आप सबने देखा है, दैट ड्यू टू द बीटा कैरोटीन। एंड बीटा कैरोटीन हम खाते हैं, एंड बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। एंड विटामिन ए इज essential for rod and cone cells of the eyes, जिससे आपकी देखने में जो एबिलिटी है वो अच्छी रहती है। ये जो जितने भी, हाँ जो भी है, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन तो समझा हुआ, पढ़ा होगा सबने, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड उसके लिए एक एजेंट चाहिए होता है ना, ट्रांसफर तभी होगा जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। और जब इंसेक्ट एज अ एजेंट होता है तब उस पॉलिनेशन को बोला जाता है एंटेमोफिली। कौन होता है, इंसेक्ट जब कोई एज अ एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट काम करता है तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। और इंसेक्ट्स को ये ब्राइट कलर्स पसंद है ना। और ब्राइट कलर कौन देता है प्लांट्स को, यही कैरोटिनॉइड्स, तो एंटेमोफिली में भी मदद कर रहा है ना। और जू चोरी, जब एनिमल से पॉलिनेशन होता है, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कुछ बर्ड्स हैं वो भी पॉलिनेशन कराती, तो एनिमल्स भी हमारे मदद करते हैं इसमें, और एनिमल्स को भी वही कलर ही पसंद है। तो ये दोनों, जो कलर की बात जब आती है तो हमें कैरोटिनॉइड्स को बारे में ही सोचना है। एक तीसरा कैटेगरी है फाइकोबिलिन्स, ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में। देखो यहाँ पे फर्क आपको यही समझना है, डिसॉल्व होते हैं वाटर में, बट वो वाटर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होगा, गर्म पानी में डिसॉल्व होगा, हॉट वाटर में डिसॉल्व होते हैं। एंड इधर इनके पास ना तो मैग्नीशियम होता है ना फाइटोल टेल होते हैं, मैग्नीशियम आयन भी नहीं होता, एज अ सेंट्रल मेटल एटम भी नहीं होता, और फाइटोल टेल भी नहीं होता। ये ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, घुमा घुमा के पूछेगा कि कौन सा पिगमेंट है, प्लांट पिगमेंट है जिसके पास मैग्नीशियम ही नहीं है। हमने तो यही रटा हुआ है, हमने यही पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम होता है पिगमेंट में, यहां नहीं होता, ये ध्यान रखना। टाइप्स की बात करें तो बिलिन्स, टाइप्स की बात करें तो फाइकोसाइनिन आपने पढ़ा हुआ है, फाइको एरिथ्रिन रेड एल्गी में पढ़ा हुआ था, एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर का होता है, ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रिमिटिव पिगमेंट था, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी में ही देखने को मिलता है। दे अकर्स एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ उसी का, है ना। जैसे ये अपने मम्मी पापा के एक्सक्लूसिव है, सिर्फ मम्मी पापा का और किसी के नहीं। तो कोई तो कह नहीं सकता ना कि ये मेरी बिटिया है, कह सकता है, तो एक्सक्लूसिव सब अपने माँ बाप के लिए है। तो एक्सक्लूसिव है किसके लिए ये, एक तो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरा रेड एल्गी, हमने वो रेड ओशन की बात करी थी, ठीक है। और यूनिवर्सल कौन है, ये तो एक्सक्लूसिव हो गया, यूनिवर्सल पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ये ध्यान रखना। अब पिगमेंट की हो गई कहानी खत्म, अब हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की हमने बात आपको समझा दी थी, वो लाइट स्पेक्ट्रम, जहां भी स्पेक्ट्रम आएगा तो यहां पे सिर्फ लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में ही सोचना है। जो हमारा ये लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 400 टू 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, एक स्पेक्ट्रम है, भले ही बड़ा नैरो रेंज है लेकिन है तो एक रेंज। कौन सा वेवलेंथ का लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, कौन सा वेवलेंथ का सबसे कम एब्जॉर्ब होता है, उसको हम, या कितना वेवलेंथ का लाइट कैसे एब्जॉर्ब होता है, कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो इस ग्राफ से आप देखो। इस ग्राफ, एक सिंगल ग्राफ में सारा कुछ आपके सामने है, इसी को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किस लाइट की वेवलेंथ को किस पिगमेंट के द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया जाता है, वो इस ग्राफ से देखते हैं। पहले हम देखते हैं ये इस वाले कलर को, क्लोरोफिल बी के लिए ये बनाया गया है, और नीचे देखोगे तो आपको ये वेवलेंथ दिखाई गई है।
400 से 700 नैनोमीटर की। यहां पे दिखा, इस एक्सिस पे दिखाया गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द जो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल बी का ये जो ग्राफ बन रहा है देखो, तो आपको लगभग 400 टू 500 के बीच पे इसका पीक आता है। इस वेवलेंथ की लाइट को ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक। एंड देन उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन सब बहुत कम, यहां तो बिल्कुल ना के बराबर है। एंड आफ्टर 600 प्लस नैनोमीटर की वेवलेंथ पे एक दूसरा पीक यहां पे आता है, ठीक है। तो इस वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल बी के लिए अच्छा है, और ये इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इस पे सबसे ज्यादा इधर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आपका क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है वो देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, यहाँ 400 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ को ये एक पीक यहां बनता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहां पे है। और इधर 600 प्लस 700 के बीच, मतलब 600 प्लस नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को पे भी एक इसका पीक बनता है। तो इसके पीक को हमें देखना है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। इस वेवलेंथ की लाइट भी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बहुत कम। अब जरा वो पिक्चर याद करो जहां पे वो एरोबिक बैक्टीरिया के क्लेडोफोरा के साथ रखा था, तो ऐसा ही सीन बन रहा था। यहाँ बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज्यादा आ रही थी, यहाँ आ रही थी, यहाँ बीच में कम आ रही थी। इसी वजह से जहां पे लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, मतलब लाइट रिएक्शन सबसे तेज चल रहा है, तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। एंड ऑक्सीजन एवोल्यूशन जब ज्यादा है तो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए वो फेवरेबल प्लेस होगा, वहां पे उनकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिली थी। ये है। उसके बाद कैरोटीनॉइड्स का देखोगे तो आपका ये जो कर्व है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ एक पीक आता है, और इधर कोई बहुत ज्यादा नहीं। ये बहुत मींस छोटे वेवलेंथ की लाइट को ही अब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब एक वर्ड है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यही सारा कुछ कि कौन सा वेवलेंथ कहाँ किस पीक पे एब्जॉर्ब करता है, किस वेवलेंथ की लाइट को कहाँ पे उनका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, यही बात लिखी हुई है। उसके बाद एक और बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक नीचे जो ग्राफ बना हुआ है, ये तीनों ग्राफ का आप अगर रिलेशन समझ गए तो फिर आपकी बात हो जाएगी पूरी। यहाँ देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में लिखा हुआ है, और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर किया गया है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बेसिस पर। कितना ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, मतलब उतना ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो इनका देखो कर्व जो बन रहा है वो भी ऐसा ही बन रहा है, जो इनका ग्राफ का बन रहा है ग्राफ, वो भी आपका कैसा बन रहा है, जैसा एक इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, और इस वेवलेंथ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इवॉल्व, यहाँ ऑक्सीजन भी आ रहा है बट उतना ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा है। मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 400 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ के पास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 600 प्लस पे ज्यादा होता है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए दोनों इस वेवलेंथ की लाइट फेवरेबल है, इसको मेजर किया गया। तीसरा ग्राफ में देखो क्या दिखाया गया। तीसरे ग्राफ में आपकी लाइट एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ वही नैनोमीटर में दिखाया गया, दोनों को एक्चुअली मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे दो आपका ग्राफ एक साथ करा गया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन। ये जो कर्व है, ये जो आपका ग्राफ है, ये क्लोरोफिल ए का बनाया हुआ है। किसका? क्लोरोफिल ए का। अब यहां देखो, इस पहले पिगमेंट में, इस पिगमेंट एब्जॉर्प्शन में देखो, तो ये किसके लिए ग्राफ बनाया गया था? क्लोरोफिल ए के लिए, है ना। तो क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से मैच करता है, लगभग मैच करता है, एग्जैक्टली मैच नहीं करता। और दूसरे का आप ग्राफ ले लो, दूसरे पिगमेंट का, जैसे मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं तो अब देखो, इसमें क्लोरोफिल बी का आप ग्राफ उठा के यहीं पे रख दो, इसी के साथ जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोफिल बी है, ये आपका कौन सा कलर है? ग्रीन सा कुछ कलर, ये क्लोरोफिल बी का। तो ये पीक तो मैच कर रहा है, लेकिन ये पीक नहीं मैच कर रहा क्लोरोफिल बी वाले ग्राफ के साथ, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो कुछ यहाँ इनका पीक तो ये ज्यादा जा रहा है, इधर बिल्कुल कम है, यहाँ ये बहुत कम है ना, क्लोरोफिल बी के लिए। अब कैरोटीनॉइड्स के लिए देखोगे तो यहाँ पे तो पीक दो आते हैं, लेकिन बहुत पास पास है, इधर पीक बहुत दूर है, ये भी नहीं मैच कर रहा है।
है ना। तो मतलब जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस पर डिपेंड कर रही है ज्यादा, क्लोरोफिल ए पर। इसी से डिसाइड करा गया कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। बात क्लियर हुई कि इनका ग्राफ जो है वो मैच कर रहा है इस दोनों अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का और जो पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसलिए इनको हम मेन पिगमेंट बोलते हैं एंड दैट इज नोन एज एक्सन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एक्सन स्पेक्ट्रम। मतलब इस स्पेक्ट्रम की लाइट पर, लाइट की इस स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम पर फोटोसिंथेसिस एज अ एक्शन, या हम कहें कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये क्लोरोफिल ए का स्पेक्ट्रम है, ग्राफ है, सॉरी। ठीक है, तो दो वर्ड यहाँ पे आपके, ये दो एक बात समझनी है। क्लोरोफिल जो हमारा एक है वो मेन पिगमेंट इसलिए कहा जाता है, और जो भी पिगमेंट्स हैं वो भी, उनका भी रोल है, बट वो मेन पिगमेंट की तरह नहीं है, वो अपना एज अ एसेसरी पिगमेंट की तरह और मेन पिगमेंट के साथ काम करते हैं। वो आप आगे जैसे मैकेनिज्म पढ़ोगे ये बात भी आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है एक्चुअली, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे यहीं से स्टार्ट ना करके हम पहले थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज ऐड कर लिया जाए। तो फोटोसिंथेसिस को हमने 10th में पढ़ा है, तो हमने यही अपनी कन्वीनियंस के लिए दो ग्रुप में हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस आर नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। पहली बात मैंने स्टार्टिंग से ये बोल रहा हूं कि जो हम वो एक इक्वेशन लिख रहे हैं वो एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है, दैट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे। ये क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे है, मल्टीपल स्टेप्स चलते हैं। वो मल्टीपल स्टेप्स को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, समझने में आसानी हो, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को अपन बोल देते हैं डार्क रिएक्शन। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइट रिएक्शन का मतलब है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट इसके लिए चाहिए नहीं है ना, लाइट का होना कंपलसरी नहीं है, बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट का होना जरूरी है। जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, बट प्रोडक्ट ऑफ लाइट का होना कंपलसरी है। दोनों बातें याद रखना साथ में ही है। कहीं ये याद कर लो कि डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब लाइट हो ना हो वो चलेगी चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लाइट रिएक्शन चली है और इनका जो प्रोडक्ट है वो बना है, देन ये डार्क रिएक्शन चलेगी। लाइट नहीं होगी चलेगी, लेकिन इसका प्रोडक्ट का होना जरूरी है। अगर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, देन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि डार्क रिएक्शन चलेगी। बात समझ आ रही है? चलो, तो हमें यहाँ यही पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन है क्या, कहाँ चलती है, क्या होता है, पूरा अपन एक डिटेल देखेंगे। लाइट रिएक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बस सिंपल सी बात है। इनमें क्या क्या होता है, इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। यही स्टेप्स आपको याद रखने। जैसे मैं आपको बोलूं, अब आपको बात समझ आ जाएगी। स्टेप्स पे भी आप बहुत अच्छे से क्लियरिटी लाओगे। 10th में आपने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन किसका? लाइट का, लाइट का एब्जॉर्प्शन। दूसरा वाटर स्प्लिटिंग। ये सीक्वेंस जिसको याद हो गया, फोटोसिंथेसिस का मोर देन 70% परेशानी खत्म। उसके बाद है ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, रिलीज होगा। क्या क्या हुआ पहले? लाइट का एब्जॉर्प्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या इसको आप बोल लो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देन ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स लाइक एटीपी एंड NADPH। इसको आप बोल लो एसिमिलेटरी पावर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने। कितने स्टेप हो गए?
फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन का, लाइट का एब्जॉर्प्शन, सेकेंड स्टेप वाटर स्प्लिटिंग, तीसरा स्टेप आपका हो गया ऑक्सीजन इवोल्यूशन, एंड फोर्थ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एक और स्टेप ऐड कर दो, आपकी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शन में बस यही होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। तो फोटोसिंथेसिस का सीक्वेंस ऐसे याद करना है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको यही पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा है, अब ध्यान से समझना, फोटो सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। ये जो हम बात कर रहे हैं, लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ये सब कुछ के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम क्या है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। एक ग्रुप पिगमेंट मॉलिक्यूल का, जब मैंने क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ाया था तब भी ये बताया था। 250 से 400 molecules of pigments present in a group। एक ग्रुप में ये प्रेजेंट होते हैं 250 से 400 मॉलिक्यूल किसके? पिगमेंट्स के। पिगमेंट वो आपके वही सारे जो आपने अभी पढ़े। एंड दैट टर्म एज अ फोटो सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम। अरे कोई सिस्टम कैसे बनता है भाई? एक लोगों से तो बनता नहीं है। एक कोई टीम जिसे हम कहते हैं, है ना, तो वो कई लोगों से बनता है। तो यहाँ पे कई लोगों का मतलब यहाँ पे क्या है? पिगमेंट मॉलिक्यूल। इमर्सन एंड अर्नोल्ड वर्क क्लोरेला। क्लोरेला पर इन्होंने काम किया एंड गिव, इन्होंने 2 फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? 2 फोटो सिस्टम का। इन लोगों ने ये प्रूफ किया एक्चुअली कि प्लांट्स में 2 तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। एक का नाम रख दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक का नाम रख दिया फोटो सिस्टम सेकेंड। PS1, PS सेकेंड। कैसे प्रूफ किया? इस क्लोरेला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, वो अपन को समझना है